बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस एंड कैरियर मैनेजमेंट का आज हम लेक्चर नंबर 31 स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर रिवीजन पे मुश्तमिल है। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक तमाम चैप्टर्स को रिवाइज़ करेंगे और कोशिश करेंगे जो हमने पढ़ा उसको कंसोलिडेट कर लें और कंसाइज तरीके से आपके सामने पेश किया जाए ताकि आपको भी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएं और ज़हन नशीन भी हो जाएं। इससे पिछले लेक्चर में जो हमने चीज़ें कवर की उसका एक रिकैप कर लेते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया एनहांसिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्किल्स, कोचिंग को डिस्कस किया, गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेसफुल कोचिंग, फंक्शंस ऑफ कोचिंग, कोच एंगेजमेंट, गुड कोच और कोचिंग स्टाइल्स हमने पढ़े। आज के लेक्चर का एजेंडा रिवीजन पे मुश्तमिल है फ्रॉम चैप्टर 1 to 15। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM or simply HR is a function in organizations designed to maximize employee performance in service of their employer's strategic objectives। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का एक फंक्शन होता है जो कि मैक्सिमाइज करता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को ताकि एम्प्लॉयर्स के यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजिक गोल्स को, स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बेसिक काम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है और मैक्सिमम लेवल तक लेके जाना है ताकि वो ज़्यादा अच्छी सर्विस डिलीवरी कर सकें। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस इन पॉइंट्स पे, इन स्टेप्स से मुश्तमिल होता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट्स, कैरियर डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट प्राइमरी फंक्शन प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑपरेटिंग मैनेजर्स ऑन ऑल ह्यूमन रिसोर्स मैटर्स, fulfills a traditional staff role and acts in an advisory capacity. Depending upon the organization, functions may be split between operating managers and human resource department. Human resource department के बुनियादी काम होते हैं कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ऑपरेटिंग मैनेजर्स को तमाम ह्यूमन रिसोर्स मैटर्स पे, फुलफिल करते हैं ट्रेडिशनल स्टाफ रोल को और एक एडवाइजरी कैपेसिटी में फॉर द रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। और डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शंस होते हैं HR के स्प्लिट किए जा सकते हैं बिटवीन ऑपरेटिंग मैनेजर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। यानी कि ऑपरेटिंग मैनेजर्स भी बाज़ दफ़ा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम कर रहे होते हैं। अदर फंक्शंस कस्टमरली ऑर्गेनाइजेस एंड कोऑर्डिनेट्स हायरिंग एंड ट्रेनिंग, हायरिंग और ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं, maintain personal records, act liaison between management, labor and government, coordinate safety programs. Examples of types of assistance provided by human resource departments: specific services, maintaining employees' records, handling initial phases of employee orientation, advice disciplinary matters, equal employment opportunity matters, coordination perform appraisals, compensation matters, impact of HR manager on organizational performance, reducing unnecessary overtime expenses, ये लाइन कट कर दीजिए, मैं रिपीट करता हूँ, reducing unnecessary overtime expenses by increasing productivity during a normal day, staying on top of absenteeism and instituting programs designed to reduce money spent for time not worked, eliminating wasted time by employees with sound job design। ये HR मैनेजर का इम्पैक्ट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में। और मिनिमाइजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट caused by practicing sound human relation and creating a work atmosphere that promotes job satisfaction, installing and monitoring effective safety and health programs to reduce lost time, accidents and keep medical and workers' compensation cost low, properly training and developing all employees to improve their value to the company and do a better job,
by producing and selling high quality products and services at lowest possible cost. Decreasing costly materials waste by eliminating bad work habits, attitudes and poor working conditions that lead to carelessness and mistakes. Hiring the best people available at every level and avoiding overstaffing. Maintaining competitive pay practices and benefit programs to foster a motivational climate for employees. Encouraging employees to submit ideas for increasing productivity and reducing costs. Installing human resource information systems to streamline and automate many human resource functions. Strategic human resource management involves the development of a consistent, aligned collection of practices, programs, and policies to facilitate achievement of the organization's or strategic objectives. यानी कि strategic human resource management में चीज़ शामिल होती है कि वो डेवलप करता है consistent, aligned collection of practices और programs जो कि facilitate करते हैं achievement of organization's strategic objectives. Outcomes of strategic HR: increase performance, customer and employee satisfaction, enhance shareholder value. Through ये तीनों चीज़ें achieve होती हैं through effective management of staffing, retention and turnover through selection of employees that fit with both strategy and culture. Cost-effective utilization of employees through investment in identified human capital with potential for high retention. Integrated HR programs and policies that clearly follow from corporate strategy. Facilitation of change and adaptation through a flexible, more dynamic organization. Tighter focus on customer needs, key and emerging markets, quality focus. A model for strategic human resource management. ये मॉडल प्रेजेंट करता है स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रोसेस को. सबसे पहले कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो कि कॉर्पोरेट लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बनाई जाती है. इट लीड्स टू बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी से आगे बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी बनती है. बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी लीड्स टू HR स्ट्रैटेजी. HR स्ट्रैटेजी बनाई जाती है आफ्टर बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी और फिर HR में एम्प्लॉय सेपरेशन, लॉज, रेगुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, HR इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्टाफिंग, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन, लेबर रिलेशन, ये सब चीज़ें HR स्ट्रैटेजी में आ जाती हैं. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. Performance management is a continuous process of identifying, measuring and developing the performance of individuals and teams and aligning performance with strategic goals of organization. Let's consider each of the definitions. Two main components: continuous process. Performance management is ongoing. Performance management एक लगातार process होता है जो कि involve करता है ना ख़त्म होने वाले processes of setting goals. ये वो continuous goal set करता है और objective और observing performance observe करता है and giving and receiving ongoing coaching and feedback. यानी कि performance management एक ongoing process होता है किस चीज़ का? setting goals, observing performance, giving and receiving ongoing coaching and feedback. Alignment with strategic goals. Performance management requires that managers ensure employees' activities and outputs are congruent with the organization's goal and consequently help the organization gain a competitive advantage. Performance management contributions/advantages. There are many advantages associated with the implementation of a performance management system. A performance management system can make the following contributions. Motivation to perform is increased. Receiving feedback about one's performance increases the motivation for future performance. Knowledge about how one is doing and recognition about one's past success provide the fuel for future accomplishments. Self-esteem is increased. Self-esteem increase होती है due to performance management. Receiving feedback about one's performance fulfills a basic human need
to be recognized and valued at work. This in turn is likely to increase employees' self-esteem. Managers gain insight about subordinates, direct supervisors, and other managers in charge of appraisal gain new insights into the persons being appraised. एक पर्सन के मुतालिक नई मालूमात में इजाफा होता है, उसकी नई कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता चलता है, स्किल्स के बारे में, एबिलिटीज़ के बारे में. The definition of job and criteria are clarified. The job of person being appraised may be clarified and defined more clearly. In other words, employees gain a better understanding of the behaviors and results required for their specific position. Self-insight and development are enhanced. The participants in this system are likely to develop a better understanding of themselves and of the kind of development activities that are of value to them as they progress through the organization. Participants in this system also gain a better understanding of their particular strengths and weaknesses that can help them better define future career paths. Administrative actions are more Administrative actions are more fair and appropriate. Performance management system provides valid information about performance that can be used for administrative purposes. Administrative actions such as merit increases, promotions and transfers, as well as terminations. In general, a performance management system helps ensure that rewards are distributed on fair and credible basis. In turn, such decisions based on sound performance management system lead to improved interpersonal relationship and enhanced supervisor-subordinate trust. Organizational goals are made clear. The goal of unit and organization are made clear, and the employee understands the link between what she does and organization success. This is the contribution to the communication of what the unit and organization are all about, and how organizational goals cascade down to the unit and the individual employee. Organizational goal बहुत clear हो जाते हैं performance management system के बाद, क्योंकि goal of unit and organization जो है वो cascade down होता है into the employee level, और उसी तरह एक organization अपना goal set करती है, फिर उसके नीचे business unit का goal set होता है, फिर उसके नीचे जो मैनेजर सुपरवाइजर है वो अपने गोल सेट करते हैं, और उसके नीचे जो एम्प्लॉय है उस डिपार्टमेंट में वो अपना इंडिविजुअल डेवलपमेंटल प्लान बनाता है. पहले वो गोल सेट करते हैं, और जब रिव्यू होता है परफॉर्मेंस रिव्यू, तो उसके बाद एनुअल वो अपना डेवलपमेंटल प्लान बनाते हैं. उन्हें अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में, वीकनेसेस के बारे में आइडेंटिफाई होता है, पता चलता है. तो ये सब कुछ, ये एक प्रोसेस जो है ऊपर से लेके नीचे तक फ्लो करता है टू द इंडिविजुअल एम्प्लॉय. Employees become more competent. An obvious contribution is that employee performance is improved. In addition, there is a solid foundation for helping employees become more successful by establishing developmental plans. There is a better protection from lawsuits. Data collected through performance management system can help document compliance with regulations. For example, equal treatment of all employees regardless of sex और एथनिक बैकग्राउंड. लॉ सूट से बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बच सकती है, क्योंकि एक बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डॉक्यूमेंट करता है तमाम कंप्लायंस को, रेगुलेशंस को. तो इक्वल ट्रीटमेंट होता है तमाम एम्प्लॉयज़ का रिगार्डलेस ऑफ सेक्स एंड एथनिक बैकग्राउंड. सुपरवाइजर्स व्यू ऑफ परफॉर्मेंस आर कम्युनिकेटेड मोर क्लियरली. Performance management system allows managers to communicate to their subordinates their judgment regarding performance. Organization change is facilitated. Performance management system can be a useful tool to drive organizational change. For example, assume an organization decides to change its culture to give top priority to product quality, to produce quality and consumer service. Once this new organization direction is established, performance management is used to align the organizational culture with the goals and objectives of the organization to make possible changes. Motivation, commitment and intentions to stay in the organization are enhanced. When employees are satisfied with their organization's performance management system, they are more likely to be motivated to perform well
to be committed to their organization and not to try to leave organization. Performance management process. Performance management process is an ongoing process. Performance management does not take place just once a year. It is continuous process including several components. These components are closely related to each other. Poor implementation of any of the component has a negative impact on the performance management as a whole. Performance management process includes the following stages: prerequisites, performance planning, performance execution, performance assessment, performance review, performance renewal, and recontracting. Disadvantages, dangers of poorly implemented performance management system: increased turnover, use of misleading information, lowered self-esteem, wasted time and money, damaged relationships, decreased motivation to perform, employee burnout, and job dissatisfaction. Increased risk of litigations, unjustified demands on managers and employees' resources, varying and unfair standards, ratings, emerging biases, unclear rating system. ये तमाम disadvantages हैं एक poorly implemented performance management system के. Process of linking performance management to strategic planning. यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किस तरह एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से लिंक होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में. There is a very important relationship between strategic planning and performance management. Performance management is really about setting and achieving goals at the employee level and identifying and fixing barriers related to coaching, related to achieving these goals. But where do the goals come from? Strategic planning और performance management आपस में linked processes हैं. Performance management setting और achieving goals के मुतालिक है कि goals एक organization set करती है और उन्हें achieve करती है at employee level, और identify करती है और fix करती है उन barriers को जो कि उन goals को achieve करने में आते हैं. लेकिन ये goals आते कहाँ से हैं? That is where strategic planning comes in. Strategic planning, also called tactical planning, are methods a company and its individuals or individual work units define their goals and objectives. In turn, these goals and objectives are used to determine and analyze the goals and objective of each employee in a work unit. This is called cascading of goals. ये goals actually strategic planning के through आते हैं. Strategic planning एक ऐसा process है एक organization का जो कि goal set करता है at the organizational level, और फिर वो goals डिवाइड होके और फ्लो डाउन करके नीचे बिजनेस यूनिट लेवल पे आते हैं, फिर डिपार्टमेंट लेवल पे और फिर इंडिविजुअल एम्प्लॉय लेवल तक वो गोल्स ट्रैवल करते हैं. इस तमाम प्रोसेस को कहते हैं कैस्केडिंग ऑफ गोल्स. और इसी प्रोसेस के थ्रू एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आपस में लिंक होते हैं. अभी हम एक चार्ट में देखते हैं कि लिंक अमंग organization and unit strategic plans, job descriptions, and individual and team performance. Organization's strategic plan: mission, vision, goals, strategies. Unit strategic plan: mission, vision, goals, strategies. Then comes job description: task, knowledge, skill, and ability. Individual and team performance: results, behavior, developmental plan. So इस तस्वीर से हमें वाज़ेह होता है कि organization strategic plan lead to unit strategic plan, which lead to job description, and which lead to individual and team performance. Trends to consider in conducting an environmental analysis: internal organization structure, organizational culture, politics, processes, size. External फैक्टर्स क्या हैं जो कंसिडर किए जाएं इन कंडक्टिंग एनवायरमेंटल एनालिसिस: इकोनॉमिक, पॉलिटिकल / लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स. Questions to consider: where does organization stand in regard to each of these important internal and external issues? Regarding the external issues, what are some of the opportunities and threats? Regarding the internal issues, what are some of the strengths and weaknesses?
यानी कि इन क्वेश्चंस को कंसिडर करना एक एनवायरमेंटल एनालिसिस में बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्टैंड करती है इन रिगार्ड टू इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज़ के लिहाज से। और एक्सटर्नल इश्यूज़ व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या हैं एक्सटर्नल इश्यूज़ के लिहाज से, और इंटरनल इश्यूज़ के लिहाज से कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। गैप एनालिसिस, आफ्टर एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज़ हैव बीन कंसिडर्ड, information is collected regarding opportunities, threats, strengths and weaknesses. एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज़ जब कंसिडर कर लिए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूज्ड टू कंडक्ट गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस किया जाता है इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के बाद, विच एनालाइजेज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन रिलेशन टू इंटरनल एनवायरनमेंट, जो एनालाइज करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इन रिलेशन टू इंटरनल एनवायरनमेंट। मिशन, after the environmental analysis has been completed and the gap analysis reveals an organizational leverage, constraints, vulnerabilities and problems, the members of the organization must determine who they are and what they do. जब environmental analysis और gap analysis हो जाता है और एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ये वाज़ेह हो जाता है कि उसके लिए लेवरेज क्या है, उसके लिए कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, वर्नेबिलिटीज़ क्या हैं, प्रॉब्लम क्या है, तो मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमिन करते हैं कि वो कौन है और वो क्या करते हैं। An organization vision is a statement of future aspiration. In other words, the vision statement includes a description of what organization would like to become in the future, about 10 years in the future. ऑर्गेनाइजेशन की जो विजन स्टेटमेंट होती है वो फ्यूचर की एस्पिरेशन होती है। दूसरे अल्फाज में विजन स्टेटमेंट इंक्लूड करती है डिस्क्रिप्शन इस चीज़ की कि ऑर्गेनाइजेशन क्या बनना चाहती है इन फ्यूचर, से अबाउट इन 10 years in the future. Goals, and after an organization has analyzed its external opportunities and threats as well as internal strengths and weaknesses and has defined its mission and vision, it can realistically establish goals that will further its mission. जब एक ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज कर लेती है अपनी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ को, थ्रेट्स को और इंटरनल स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को, तो डिफ़ाइन करती है और डिफ़ाइन कर लेती है अपने लिए मिशन को, विजन को, तो फिर वो रियलिस्टिकली हकीकतन अपने लिए गोल्स को इस्टेब्लिश करती है। यानी हकीकत पे मबनी वो सिचुएशन को देखते हुए अपने लिए गोल सेट करती है कि मैं 5 साल में ये अचीव करना चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कंपनीज़ की एग्ज़ाम्पल लें, तो अगर एक कंपनी फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल फूड को देखें, तो वो उनका ये गोल है कि बाय द ईयर 2020 वो बनना चाहते हैं $1 बिलियन कंपनी, कि वो इतने प्रॉफिट में आ जाए, उनकी इतनी स्टैंडिंग हो कि $1 बिलियन कंपनी हो। और इसी तरह और बहुत सी कंपनीज़ हैं जिनके गोल जो होते हैं वो फ्यूचर एस्पिरेशंस को और फ्यूचर के प्रोग्रेस को और उनकी शो कर रहे होते हैं कि वो क्या फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं। स्ट्रैटेजीज़, at this point we know the organization is all about mission, what it needs in future, vision and some intermediate steps to follow to get there, that is goals. What remain is a discussion of how to fulfill the mission, vision and how to achieve the stated goals. इस पॉइंट में हमें पता चल चुका है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिशन अपना बनाती है और फिर वो फ्यूचर के एस्पिरेशंस के मुताबिक विज़न को क्रिएट करती है, और फिर कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं कि वहाँ पे किस तरह पहुँचना है या उस विज़न को, मिशन को किस तरह अचीव करना है, तो उसके लिए जो स्टेप्स हैं वो गोल्स कहलाते हैं। What remains is a discussion of how to fulfill the mission and vision and how to achieve the stated goals. अब जो आखिर में डिस्कशन रह जाती है वो ये कि किस तरह इन गोल्स को अचीव किया जाएगा और how to get there, how to achieve those stated goals. This is achieved by creating strategies which are description of game plans or how to proceed to reach the stated goals. ये सब कुछ अचीव किया जाता है बाय क्रिएटिंग स्ट्रैटेजीज़ बनाने से, और जो डिस्क्रिप्शन होती हैं
जो स्ट्रैटेजीज जो हैं वो डिस्क्रिप्शन होती हैं ऑफ गेम प्लान्स का, और हाउ टू प्रोसीड टू रीच द स्टेटेड गोल्स, और ये बताती हैं कि किस तरह आप प्रोसीड करें कि गोल्स को अचीव करें. द स्ट्रैटेजीज कुड एड्रेस इश्यूज ऑफ ग्रोथ, सर्वाइवल, टर्न अराउंड, स्टेबिलिटी, इनोवेशन, लीडरशिप अमंग अदर्स. स्ट्रैटेजीज एड्रेस करती हैं ग्रोथ के इश्यूज को, सर्वाइवल, टर्न अराउंड को, स्टेबिलिटी को, इनोवेशन को और लीडरशिप को. स्ट्रैटेजीज HR फंक्शन. Human resource functions play a critical role in creating and implementing the strategies that will allow organization to realize its mission and vision. Human resource function जो है वो एक बहुत अहम किरदार अदा करता है क्रिएट करने में और इम्प्लीमेंट करने में स्ट्रैटेजीज़ को, जो कि अलाउ करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो रियलाइज़ करे अपने मिशन और विजन को. HR function can make the following contribution. HR function दरअसल कंट्रीब्यूशन करता है. कम्युनिकेट नॉलेज ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लान्स का नॉलेज कम्युनिकेट करता है. आउटलाइन नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ नीडेड फॉर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन. वो आउटलाइन करता है वो तमाम नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ जो कि चाहिए होते हैं स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए. प्रपोज रिवॉर्ड सिस्टम, और रिवॉर्ड सिस्टम को प्रपोज करता है, बताता है कि क्या रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए. द ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रैटेजिक प्लान हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द यूनिट्स स्ट्रैटेजिक प्लान. ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजिक प्लान का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है एक यूनिट के स्ट्रैटेजिक प्लान पे. दिस इलस्ट्रेट्स दैट अ मिशन स्टेटमेंट इज अलाइंड. ये वाज़ेह करता है कि मिशन स्टेटमेंट अलाइंड है विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस मिशन स्टेटमेंट. इनके वाज़ेह करता है कि मिशन स्टेटमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल मिशन स्टेटमेंट से अलाइंड है, एक ही सिमत में दोनों डायरेक्ट मूव कर रहे हैं. सिमिलरली the vision statement, goals and strategies of various units need to be congruent with the overall organizational vision, goals and strategies. इसी तरह जो vision statement है, goals है और strategies है different units की, वो congruent होनी चाहिए overall organizational vision, goals और strategies के लिहाज से. Job descriptions. Job description also need to be congruent with the organization and unit mission, vision, goals and strategies. Job analysis process leads to creation of job description. Job description को भी उसी सिम्मत में, उसी डायरेक्शन में congruent होना चाहिए जिस डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट का मिशन है, विजन, गोल और स्ट्रैटेजीज है. जॉब एनालिसिस प्रोसेस लीड करता है क्रिएशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन. आफ्टर the strategic plan is completed, some rewriting of the existing job description may be required. जब strategic plan complete हो जाता है तो इसके नतीजे में हो सकता है कि job descriptions को दोबारा rewrite करना पड़े in direction of strategic plan. Job description provide information about the various tasks performed together with the description of key skills and abilities required for the position. Job description उन तमाम टास्क को मेंशन करता है जो कि उस जॉब के लिए परफॉर्म करना ज़रूरी होंगे, और उनकी नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ को मेंशन करता है जो कि उस जॉब के लिए चाहिए हैं. बट व्हाट इज़ द लिंक विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिट स्ट्रैटेजिक प्लान्स. लेकिन इसका लिंक क्या है ऑर्गेनाइजेशन के और यूनिट के स्ट्रैटेजिक प्लान से. हाउ डू द स्पेसिफिक टास्क मेक अ कंट्रीब्यूशन टू द स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़ ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन एंड द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. और ये किस तरह स्पेसिफिक टास्क जो है वो कंट्रीब्यूशन अदा करते हैं टू द स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़ ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन की स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़ में ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज होल. इंडिविजुअल एंड टीम परफॉर्मेंस. द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम नीड्स टू डिस्प्ले द बिहेवियर एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनिट मिशन, विजन एंड गोल्स. Developmental plan needs to be aligned with the unit and organizational priorities as well. Well-designed management system defines a clear path from organizational mission, vision and goals to individual and team performance. This is critical because organizational success is a direct function of alignment between collectives and the individual objectives. एक well-designed management system define करता है एक clear path जो कि organization, mission, vision, goal और टीम परफॉर्मेंस के लिए वो आइडेंटिफाई करता है कि इस रास्ते पे चल के तमाम चीज़ें हासिल की जाएंगी.
और ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए बहुत क्रिटिकल फंक्शन है, क्योंकि अलाइनमेंट होनी चाहिए बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में. डिफाइनिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम यूजुअली इंक्लूड्स measure of both behavior, what an employee does, and results, the outcomes of employees' behavior. The definition of performance does not include the results of an employee's behavior, but only the behavior themselves. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम आम तौर पे इंक्लूड करता है दोनों मेजर ऑफ बिहेवियर एंड रिजल्ट्स, यानी कि बिहेवियर और रिजल्ट दोनों को मेजर करता है. और डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस शामिल नहीं करती कि रिजल्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ बिहेवियर बट ओनली बिहेवियर देमसेल्फ, यानी कि बिहेवियर के रिजल्ट्स को नहीं इंक्लूड करती, लेकिन सिर्फ बिहेवियर्स को इंक्लूड करती है. परफॉर्मेंस इज़ अबाउट बिहेवियर और व्हाट द एम्प्लॉयर डू, नॉट about what employee produce or the outcomes of their work. Determinants of performance के determinants क्या हैं? A combination of 3 factors allow some people to perform at higher level than others. Declarative knowledge, procedural knowledge, motivation. अगर इन 3 फैक्टर्स का कम्बिनेशन मिल जाए तो वो मदद करता है लोगों को एक हायर लेवल पे परफॉर्म करने के लिए. इसमें डेक्लेरेटिव नॉलेज आता है, प्रोसीजरल नॉलेज आता है और मोटिवेशन आती है. फैक्टर्स डिटर्मिनिंग परफॉर्मेंस. डिक्लेरेटिव नॉलेज में क्या आता है? उसमें फैक्ट्स आते हैं, उसमें प्रिंसिपल्स आते हैं, उसमें गोल्स आते हैं. प्रोसीजरल नॉलेज में क्या आता है? कॉग्निटिव स्किल्स आते हैं, साइकोमोटर स्किल आते हैं, फिजिकल स्किल आते हैं, इंटरपर्सनल स्किल आते हैं. मोटिवेशन में क्या आता है? choice to perform, level of effort, persistence of effort. ये 3 चीज़ें मोटिवेशन में आती हैं. फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस. वो कौन से फैक्टर हैं जो कि परफॉर्मेंस को डिटर्मिन करते हैं? The factors that determine performance are affected by the employee. एम्प्लॉय से अफेक्ट होते हैं. ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस उन्हें अफेक्ट करती हैं. और द वर्क एनवायरनमेंट, जो वर्क एनवायरनमेंट होती है वो अफेक्ट करती है उन डिटर्मिनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस को. परफॉर्मेंस डायमेंशंस. परफॉर्मेंस इज़ मल्टी डायमेंशनल. परफॉर्मेंस जो है वो मल्टी डायमेंशनल होती है, मीनिंग दैट वी नीड टू कंसिडर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर्स टू अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस. यानी कि हमें बहुत से डिफरेंट तरह के बिहेवियर्स को मेजर करना चाहिए और कंसिडर करना चाहिए परफॉर्मेंस को समझने के लिए. ऑल्दो कट कर दीजिएगा पिछला. परफॉर्मेंस इज मल्टी डायमेंशनल. कट कर दीजिएगा. परफॉर्मेंस डायमेंशंस. परफॉर्मेंस इज मल्टी डायमेंशनल, मीनिंग दैट वी नीड टू कंसिडर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स टू अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस मल्टी डायमेंशनल होती है. इसका मतलब ये है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस करना चाहिए और कंसिडर करना चाहिए कि बहुत से डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर्स को हमें समझना पड़ेगा परफॉर्मेंस समझने के लिए. ऑल्दो वी कैन आइडेंटिफाई मैनी स्पेसिफिक बिहेवियर्स, 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स और परफॉर्मेंस फेसेट्स स्टैंड आउट. हम बहुत से डिफरेंट किस्म के स्पेसिफिक बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन 2 तरह के जो बिहेवियर्स होते हैं वो स्टैंड आउट करते हैं. टास्क परफॉर्मेंस, कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस. कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस और टास्क परफॉर्मेंस must be considered separately because they do not necessarily occur in tandem. Contextual और टास्क परफॉर्मेंस को सेपरेटली कंसिडर करना चाहिए. इन दोनों को इकट्ठे नहीं कंसिडर करना चाहिए बिकॉज ये दोनों इकट्ठे अकर नहीं होते. मेन डिफरेंसेस बिटवीन टास्क एंड कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस. टास्क परफॉर्मेंस क्या होता है? वेरीज अक्रॉस जॉब. ये वेरी करता है अक्रॉस जॉब. लाइकली टू बी रोल्स प्रेस्क्राइब्ड. ये रोल प्रेस्क्राइब्ड होता है. एंटीसेडेंट्स, एबिलिटीज एंड स्किल्स. कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस फेयरली सिमिलर अक्रॉस जॉब्स. ये सिमिलर होता है तमाम अक्रॉस जॉब्स. नॉट लाइकली टू बी रोल प्रेस्क्राइब्ड. ये रोल प्रेस्क्राइब नहीं होता. एंटीसेडेंट, पर्सनैलिटी. Approaches to measure performance.
The employees work in organization by interacting with each other and engaging in certain behaviors that produce certain results. Employees काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे के साथ इंटरएक्ट करके और इंगेज होते हैं इन सर्टेन बिहेवियर्स, कुछ बिहेवियर्स में इंगेज होते हैं जो कि प्रोड्यूस करता है कुछ रिजल्ट्स को. द सेम एम्प्लॉय मे बिहेव डिफरेंटली इफ प्लेस्ड इन अ डिफरेंट सिचुएशन. और सेम एम्प्लॉय को अगर हम डिफरेंट सिचुएशन में रखें तो वो डिफरेंटली बिहेव करेगा. यानी कि जो सिचुएशंस होती हैं वो अफेक्ट करती हैं एक एम्प्लॉय की, एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को. यानी कि एक ही एम्प्लॉय है लेकिन उसे डिफरेंट सिचुएशंस में रखा जाएगा तो वो डिफरेंटली बिहेव करेगा और उसकी परफॉर्मेंस भी डिफरेंट होगी. अप्रोचेस टू मेजर परफॉर्मेंस. अप्रोचेस क्या हैं परफॉर्मेंस मेजर करने की? नंबर 1 ट्रायड अप्रोच. ट्रायड अप्रोच क्या होती है? ये एम्फसाइज करती है इंडिविजुअल ट्रायड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़. यानी कि ये एम्प्लॉयज़ के ट्रायड्स पे कंसिडरेशन करती है, ज़्यादा एम्फेसिस करती है. बिहेवियर अप्रोच एम्फसाइज करती है कि एम्प्लॉयज़ किस तरह अपनी जॉब करते हैं. एम्फसाइजेस हाउ एम्प्लॉयज़ डू द जॉब. रिजल्ट्स अप्रोच क्या होती है? एम्फसाइजेस व्हाट एम्प्लॉयज़ प्रोड्यूस. यानी कि ये एम्फसाइज करती है, जोर देती है कि एम्प्लॉयज़ प्रोड्यूस क्या करते हैं. तो 3 किस्म की अप्रोचेस हैं मेजर करने के लिए परफॉर्मेंस को: ट्राइड, बिहेवियर एंड रिजल्ट अप्रोच. जॉब परफॉर्मेंस इन कॉन्टेक्स्ट. अ परफॉर्मर, इंडिविजुअल और टीम, ट्राइड कहलाएगा. इन अ गिवन सिचुएशन एंगेजेस इन सर्टेन बिहेवियर्स, ये बिहेवियर कहलाएगा. दैट प्रोड्यूस वेरियस रिजल्ट्स, जो कि बहुत डिफरेंट रिजल्ट्स को, मुख्तलिफ रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करेगा. इसे रिजल्ट्स कहेंगे. यानी कि ट्राइड ऑफ अ परफॉर्मर लीड्स टू engage in a certain behavior which leads to produce results. Measuring results. Results को किस तरह मेजर किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में? Performance measurement is a fundamental building block of an organization. Performance management measurement जो है वो एक fundamental बुनियादी building block है एक ऑर्गेनाइजेशन का. और historically organization have always measured performance. Historically organization ने हमेशा performance को measure किया है. In some way through the financial performance. कुछ यानी कि financial performance के साथ और की रोशनी में, और be this success by profit or failure through liquidation. यानी कि इसमें सक्सेस या तो प्रॉफिट से होती थी या फिर नुकसान होता था तो फेलियर से, यानी कि लिक्विडेशन के ख़तरे से. बट नाउ डिफरेंट अप्रोचेस हैव बीन इमर्ज फॉर मेजरिंग रिजल्ट्स. लेकिन अब बहुत सी डिफरेंट अप्रोचेस बन चुकी हैं रिजल्ट्स को मेजर करने के लिए. मेजरिंग रिजल्ट्स. बोथ द रिजल्ट्स, ए लाइन कट कर दीजिएगा. बोथ द रिजल्ट्स एंड अंडरलाइंग एम्प्लॉय बिहेवियर्स नीड टू बी मेजर्ड. रिजल्ट्स को और अंडरलाइंग जो अंडरलाइंग एम्प्लॉय बिहेवियर होता है उसको मेजर करना चाहिए और एवेल्युएट करना चाहिए. इफ़ अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ टू ड्राइव बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस. इफ़ द रिजल्ट्स अप्रोच इज़ अडॉप्टेड, अगर रिजल्ट्स अप्रोच को अडॉप्ट किया जाए, फॉलोइंग की क्वेश्चन शुड बी, तो दरअसल क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं और अंडरलाइंग एम्प्लॉय बिहेवियर को स्टडी, ऑर्गेनाइजेशन अंडरलाइंग एम्प्लॉय बिहेवियर को स्टडी करती हैं और मेजर करती हैं, एवेल्युएट करती हैं. अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम से हमें चाहिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन मेजर करेगी एम्प्लॉय के बिहेवियर्स को और इसमें फॉलोइंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. व्हाट आर डिफरेंट फोकस एरियाज फॉर द इंडिविजुअल. फोकस एरिया कौन से थे इंडिविजुअल के लिए, जो की अकाउंटेबिलिटीज़ थी उसकी. विद इन विच ईच एरिया व्हाट आर एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स, और हर एरिया में एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से क्या थे. हाउ डू वी नो हाउ वेल द रिजल्ट्स हैव बीन अचीव्ड, और ये हमें किस तरह पता चलेगा कि रिजल्ट्स जो है वो अचीव कर लिए गए हैं. द की अकाउंटेबिलिटी आर ब्रॉड एरियाज ऑफ जॉब फॉर विच द एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग रिजल्ट. की अकाउंटेबिलिटीज़ वो एरियाज़ हैं, वो ब्रॉड एरियाज़ हैं काम करने के, जहाँ के एम्प्लॉय जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करे. अ डिस्कशन ऑफ रिजल्ट्स ऑल्सो इंक्लूड, डिस्कशन ऑफ रिजल्ट में ये चीज़ भी शामिल की जाती है
specific objectives that the employee will achieve as a part of each accountability. A discussion of results also includes specific objectives. Specific objective discussion का ये होता है कि employee will achieve as a part of each accountability, यानी कि जो employee है वो हर accountability हासिल करने में रोल अदा करे और अचीव करे. Objectives are statements of important and measurable outcomes. Objective जो है important और measurable outcomes की objectives होते हैं. Objectives एक कट कर दीजिएगा पिछला. Objectives are statements of important and measurable outcome. Objective specific important और measurable outcomes के statements होती हैं. Discussing results also mean discussing performance standard. यानी कि रिजल्ट्स को डिस्कस करने का मतलब यह है कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को भी डिस्कस किया जाए. A performance standard is a yardstick. Performance standard एक yardstick होती है जिससे used to evaluate how all employees have achieved each objective. जिसके ज़रिए हमें ये पता चलता है कि हर एम्प्लॉय ने कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव किया है. Performance standard provide information on acceptable and unacceptable performance in relation to quality, quantity, cost and time. Performance standard जो है वो मुहैया करता है इंफॉर्मेशन जो कि एक्सेप्टेबल भी होती है और नॉन एक्सेप्टेबल भी इन रिलेशन टू क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉस्ट एंड टाइम. ऑर्गेनाइजेशन दैट इम्प्लीमेंट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स philosophy are likely to implement performance management systems including objectives and standards. ऑर्गेनाइजेशन जो कि इम्प्लीमेंट करती है मैनेज बाय ऑब्जेक्टिव्स MBO philosophy वो इम्प्लीमेंट करेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्ड भी शामिल होंगे. The first step, determining accountabilities. The first step in determining accountabilities is to collect information about the job. The primary source is, of course, the job description that has resulted from the job analysis and consideration of unit and organizational level strategic priorities. Job description provides information on the task performed. Job description में task performance की भी information देता है. Tasks included in the job description can be grouped into clusters of tasks based on their degree of relatedness. Tasks जो job description में शामिल किए जाते हैं उन्हें group भी किया जा सकता है. एक cluster of tasks जो कि depend कर रहे होते हैं एक दूसरे के relatedness की degree पे. Each of these clusters or accountabilities is a broad area for the job by which employees is responsible for producing results. इन तमाम clusters और accountabilities का एरिया ब्रॉड कर दिया जाता है ऑफ द जॉब फॉर विच द एम्प्लॉय इसके लिए एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करें. डिटर्मिनिंग ऑब्जेक्टिव्स. आफ्टर अकाउंटेबिलिटी हैव बीन आइडेंटिफाइड. जब अकाउंटेबिलिटी आइडेंटिफाई हो जाती है तो अगला स्टेप जो मेजर करने का रिजल्ट्स का है वो ये कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ख़ास ऑब्जेक्टिव्स को बिल्ड किया जाए. एक कट कर दीजिएगा जो वर्ड बोला. ऑब्जेक्टिव्स आर स्टेटमेंट ऑफ एन इम्पॉर्टेंट and measurable outcome that when accomplished will help ensure success for the accountability. Objective statement होते हैं important और measurable outcomes के और जब accomplish हो जाते हैं ये हासिल हो जाते हैं achieve हो जाते हैं तो ये help करते हैं और ensure बनाते हैं इस चीज़ को कि success for accountability कि accountability में success हासिल हो. Objectives are clearly important because they help employees guide their efforts. ऑब्जेक्टिव जो है वो वाज़ेह तौर पे इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हेल्प करते हैं मदद करते हैं एम्प्लॉयज़ की और उनके एफर्ट्स को गाइड करते हैं. करैक्टरिस्टिक ऑफ गुड ऑब्जेक्टिव्स. बेहतर ऑब्जेक्टिव्स की गुड ऑब्जेक्टिव्स की करैक्टरिस्टिक क्या होती हैं? वो स्पेसिफिक होते हैं, वो क्लियर होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं. गुड ऑब्जेक्टिव्स एग्रीड अपॉन होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, प्रायोरिटाइज्ड होते हैं, प्रायोरिटी क्रिएट करनी होती है इनकी, बाउंड बाय टाइम होते हैं, अचीवेबल होते हैं, फुली कम्युनिकेटेड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लिमिटेड इन नंबर होते हैं. यानी कि ये वो तमाम करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इस गांव में उन्होंने नोट की और ये कट कर दीजिएगा पिछले लाइन मैं गलत बोल गया हूँ. ये वो तमाम करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक गुड ऑब्जेक्टिव में होनी चाहिए और
अगर ये तमाम होंगी तो ये ऑब्जेक्टिव जो है वो गुड ऑब्जेक्टिव कहलाएगा कि वो एक मुकम्मल ऑब्जेक्टिव है, वो कंप्लीट है और वो हर जो है करैक्टरिस्टिक शो कर रहा है अपने अंदर। डिटर्मिनिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आफ्टर अकाउंटेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन डिटर्मिन्ड। जब अकाउंटेबिलिटी और ऑब्जेक्टिव को डिटर्मिन कर लिया जाता है, द नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप होता है कि वो डिफाइन किया जाए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या है। दे आर यार्डस्टिक्स designed to help people understand to what extent objectives have been achieved. The standards provide readers with information about what to look for to determine level of performance that has been achieved. Determining performance standards after accountability and objectives have been determined. जब accountability और objectives को determine कर लिया जाता है तो अगला स्टेप ये होता है कि define किया जाए performance standard को। These are yardstick, ये yardstick होती हैं जो कि डिज़ाइन की जाती हैं कि वो हेल्प करें लोगों की अंडरस्टैंड करने में मदद दें कि किस एक्सटेंट तक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा चुका है। द स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड रेटर विद इंफॉर्मेशन, रेटर को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि उसने क्या देखना है डिटर्मिन करने के लिए लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कि क्या अचीव हो चुका है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू द पोजीशन, कंक्रीट, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल, प्रैक्टिकल टू मेजर, मीनिंगफुल होते हैं, रियलिस्टिक एंड अचीवेबल होते हैं और रिव्यू किए जाते हैं रेगुलरली। मेजरिंग बिहेवियर्स, रिजल्ट्स मेजर पास्ट परफॉर्मेंस, बिहेवियर मेजर, दोबारा मैं बोलूँगा कट कर दीजिएगा। मेजरिंग बिहेवियर्स, रिजल्ट्स मेजर पास्ट परफॉर्मेंस, बिहेवियर्स पॉइंट टू द फ्यूचर परफॉर्मेंस। Clearly measuring both employee and organizational behavior is of strategic importance. रिजल्ट जो है पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में होते हैं, बिहेवियर फ्यूचर परफॉर्मेंस की तरफ पॉइंट करती हैं और दोनों को मेजर करना ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से वो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस का हामिल होता है। A behavior approach to measuring performance includes assessment of competencies. Competencies are measurable cluster of knowledge, skills and abilities that are critical in determining how the results will be achieved. Example of competencies are customer services, written and or oral communication, creative thinking and dependability. Competencies जो होती हैं वो measure cluster of knowledge होती हैं, skills और abilities और जो critical होती हैं जो determine करने में कि किस तरह results achieve होंगे। इनके एग्जाम्पल ये हैं कि कस्टमर सर्विस, written oral communication, creative thinking and dependability. Measuring behaviors, we can consider two type of competencies. हम दो तरह की competencies consider कर सकते हैं। Differentiating competencies, which are those that allow us to distinguish between average and superior performers. दो तरह की competencies होती हैं जो बिहेवियर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एक डिफरेंशिएटिंग कॉम्पिटेंसी होती है जो कि वो होती हैं जो कि डिस्टिंग्विश करती हैं, जो कि फ़र्क करती हैं एवरेज और सुपीरियर परफॉर्मर्स में, और दूसरी होती हैं थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसीज जो कि लाजमी होती हैं हर एक के लिए डिस्प्ले करने के लिए, और इस तरह कह सकते हैं कि ये मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होती है जिसके बाद या जिससे नीचे एक्सेप्टेबल नहीं होगी परफॉर्मेंस। तो यानी कि आपके अंदर थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी एक मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस या मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस होती है। इंडिकेटर, टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट टू विच एन एम्प्लॉय पोजेस अ कॉम्पिटेंसी वी मेजर इंडिकेटर्स। एक कॉम्पिटेंसी को जानने के लिए कि एम्प्लॉय कितना उसे पोजेस करता है हमें इंडिकेटर्स की ज़रूरत होती है। इंडिकेटर इज़ अ बिहेवियर दैट इफ डिस्प्लेड सजेस्ट द कॉम्पिटेंसी इज़ प्रेजेंट। इंडिकेटर वो बिहेवियर होता है कि अगर ये प्रेजेंट हो तो हमें पता चलता है कि कॉम्पिटेंसी मौजूद है। इंडिकेटर, 5 indicators whose presence would indicate the existence of consideration competency or existence of consideration competency are the following. 5 indicators whose presence would indicate the existence of competency are the following. Support subordinate projects. ये लाइन दोबारा बोलूँगा, support subordinate projects. Support किया जाए subordinate के project को। Ask about the well-being of employees' lives outside of work. लोगों की
ज़िंदगी के बारे में, एम्प्लॉयज़ की ज़िंदगी के बारे में जो कि आउटसाइड द वर्क है, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में केयर करना और पूछना। इनकरेज सबऑर्डिनेट्स टू रीच द एस्टैब्लिश गोल्स, इनकरेज किया सबऑर्डिनेट्स को कि वो अपने स्टेटेड गोल्स को रीच करें, उनको हासिल करें। गेट टू नो एम्प्लॉयज़ पर्सनली, एम्प्लॉयज़ को पर्सनल लेवल पे जानना। शो रिस्पेक्ट फॉर एम्प्लॉयज़ वर्क एंड होम लिव्स, और रिस्पेक्ट शो करना एम्प्लॉयज़ की प्रोफेशनल लाइफ के और पर्सनल लाइफ को रिस्पेक्ट देना। कंपैरेटिव सिस्टम, कंपैरेटिव सिस्टम ऑफ measuring behavior imply that employees are compared to one another. For example, simple rank order system, alternation rank order system. कंपैरेटिव सिस्टम मेजर करता है बिहेवियर को और एम्प्लॉयज़ को कंपेयर किया जाता है एक दूसरे से। एग्जांपल्स हैं कि सिंपल रैंक ऑर्डर सिस्टम जिस तरह और ऑल्टरनेशन रैंक ऑर्डर सिस्टम, ये कंपैरेटिव सिस्टम के एग्जांपल हैं, ये काइंड्स हैं। एब्सोल्यूट सिस्टम, इन एब्सोल्यूट सिस्टम द सुपरवाइजर प्रोवाइड evaluation of an employee's performance without making direct reference to others. यानी कि एब्सोल्यूट सिस्टम में एक दूसरे से एम्प्लॉयज़ को कंपेयर नहीं किया जाता और अंग्रेजी से स्टैंडर्ड कंपेयर किया जाता है। इन द सिंपलेस्ट एब्सोल्यूट सिस्टम सुपरवाइजर राइट एन एसे डिस्क्राइबिंग ईच एम्प्लॉय। मैं दोबारा बोलूँगा, एक कट कर दीजिएगा। Absolute system. In absolute system, the supervisor provides evaluation of employees' performance without making direct reference to other employees. Absolute system में supervisor evaluation देता है employees की performance के मुतालिक, और वो ये evaluation without comparison और direct reference to other employees के देता है। यानी कि इसमें दूसरे एम्प्लॉयज़ से कोई रेफरेंस नहीं लिया जाता या उन्हें कोई कंपैरिजन नहीं दिया जाता। इन द सिंपलेस्ट एब्सोल्यूट सिस्टम सुपरवाइजर्स राइट एन एसे, एक सिंपलेस्ट एब्सोल्यूट सिस्टम में सुपरवाइजर एसे लिखता है जिसमें वो डिस्क्राइब करता है ईच एम्प्लॉयज़ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड मेक सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, जिसमें एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में लिखता है और सजेशन देता है इम्प्रूवमेंट के बारे में। कंपैरेटिव एंड एब्सोल्यूट बिहेवियरल मेजरमेंट सिस्टम्स, comparative simple rank order system, alternation rank order, paired comparisons, force distribution, absolute essays, behavior checklists, critical incidents, graphic rating scales. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 1 to 15 को रिवाइज़ किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम चीज़ें ज़हन नशीन हुई होंगी और अच्छी तरह समझ आई होंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इन तमाम लेक्चर्स में जो हमने डिस्कस किए। लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ कन्फ्यूजिंग हो और कोई चीज़ समझ ना आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं फैकल्टी मेंबर्स से और मुझसे। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स।